वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे पर। तो जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पर कॉन्टिनेंट मैपिंग सीरीज़ शुरू की थी और इस कॉन्टिनेंट मैपिंग सीरीज में हम लोग काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। और इससे प्रीवियस ईयर लेक्चर में हमने एशिया के कुछ प्रमुख पर्वतों के बारे में देखा हुआ था। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एशिया के कुछ प्रमुख पठारों को देखते हैं और कौन से पठार कहाँ पर लोकेटेड हैं, मैप के माध्यम से इन्हें समझते हैं और इनसे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि भाई एशिया के जो प्रमुख आपके पठार हैं उसमें आप कहते हैं तिब्बत, अनातोलिया, ईरानी, पोर्टवार, लोयस और सान का पठार आपके प्रमुख माने जाते हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर हम इनके बारे में थोड़ा देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तिब्बत का पठार, जिसे आप कहते हैं यह पठार हिमालय पर्वत व कुनलुन सान पर्वत के मध्य स्थित है तथा विश्व का आपके सबसे बड़ा पठार माना जाता है तिब्बत का पठार। अब इसी में आप कहते हैं कि भाई तिब्बत का पठार ही विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है तथा साथ ही साथ सबसे बड़ा पठार भी है, यानी लार्जेस्ट एंड हाइस्ट दोनों ही माना जाता है आपका तिब्बत का पठार। हमने कहा इसकी ऊंचाई आपकी 4500 मीटर देखने को मिलती है तथा विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी आपके तिब्बत प्लेट्यू को ही जाना जाता है। अगर इसी में हम देखना चाहें तो अनेक नदियों का उद्गम भी इस क्षेत्र से माना जाता है, जिसमें आप कहते हैं ब्रह्मपुत्र, दूसरा आप कहते हैं सिंधु, आप यहीं पे देखते हैं सतलज, यांगसी नदी। ये प्रमुख रूप से नदियां आपके इसी तिब्बत के पठार से आपके उद्गम होता है। साथ ही साथ अनेक हिमनद भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका तिब्बत का पठार। अगर इसी में हम दूसरा पठार देखें अनातोलिया का पठार, तो हम कहते हैं अनातोलिया का पठार आपके तुर्की में स्थित है। और तुर्की में आपने पढ़े थे कि आपने पॉन्टीन तथा टॉरस दो पर्वतकल के श्रृंखलाओं में हम देखे हुए थे कि देखिए जब हम तुर्की की ओर जाते हैं तो हमें दो पर्वत यहाँ देखने मिलते हैं। एक हमने कहा पॉन्टीन और दूसरा हमने उसके नीचे देखा था टॉरस, यानी सेकंड एंड थर्ड। इन्हीं के बीच में आप लोग देखते हैं कि आपको अनातोलिया का पठार देखने को मिलता है। तो अगर हम इसको अगर मैप के माध्यम से देखना चाहें तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको अनातोलिया का पठार देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमने अभी देखा था आपका तिब्बत का पठार। ठीक है। और अगर हम देखना चाहें तो यहीं पर हमें देखने मिलेगा पाकिस्तान और इलाके में पोर्टवार, जिसमें आपके पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी लोकेटेड है। साथ ही हम देखेंगे यहीं हमें ईरान में आपके ईरान का पठार देखने को मिलेगा, जिसमें दो मरुस्थल आपके स्थित हैं। एक आप कहते हैं दस्त ए लूट और एक आप कहते हैं दस्त ए काबीर। ये यहीं पर आपको दो मरुस्थल भी इसी में लोकेटेड देखने को मिलेंगे। इसी में हम आगे देखते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ अन्य आप कहते हैं साइबेरिया का पठार, मंगोलिया का पठार, यूनान का पठार और एक हम देखा था सान का पठार, जो आपको नीचे म्यांमार क्षेत्र में देखने मिलेगा। अब यहाँ पे तो बच्चों है नहीं, इसके लिए दूसरे मैप की ओर चलते हैं। तो हम अगर अगर म्यांमार के मैप में जाएंगे तो हमें यहाँ पर बच्चों सान का पठार भी देखने को मिलेगा, यानी आपके म्यांमार वाले क्षेत्र में। हम कह रहे हैं म्यांमार के क्षेत्र में हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है सान का पठार। तो ये कुछ प्रमुख पठार थे एशिया के। अब इनसे संबंधित कुछ कंटेंट को देखते हैं कि जैसे हम पहुंच गए थे अनातोलिया में कि हमने कहा भाई तुर्की में है और पॉन्टिंग तथा टॉरस श्रेणियों के मध्य स्थित है। और अगर दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है तो आप जानते हैं यह एक प्रकार का अंतः पर्वतीय पठार कहलाएगा। याद रखिएगा कि आपके ईरानी पठार भी अंतः पर्वतीय पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर एलबुर्ज और आपके जाग्रोस पर्वत श्रेणी क्या है बच्चों स्थित है। देखिए हमने कहा अगर हम यहाँ पर ईरानी पठार देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एलबुर्ज श्रेणी देखने को मिल रही है ये, और यहाँ पे आपने कहा जाग्रोस श्रेणी आपको देखने को मिल रही है। इन्हीं दो श्रेणियों के मध्य आपको देखने को मिल रहा है आपका ईरान का पठार। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जो दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित होगा वह आपका अंतः पर्वतीय पठार के रूप में जाना जाएगा। तो हमने कहा आपके ईरान का पठार और अनातोलिया का पठार आपका अंतः पर्वतीय पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक। दूसरा हम देखते हैं अगर अनातोलिया का पठार आपके एक अन्य नाम से भी जाना जाता है एशिया माइनर। हम कहते हैं कि जो अनातोलिया का पठार है इसे ही आप लोग एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं तथा तुर्की की राजधानी आपके अंकारा भी इसी पर स्थित है। ठीक है,
यानी हम जो अनातोलिया का पठार देख रहे हैं, यहीं पर तुर्की की राजधानी भी हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं आपके ईरानी पठार की ओर, हमने जाना था ईरानी पठार भी आपका पर्वतीय पठार है। अब पर्वतीय पठार है तो दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित होगा, जिसमें हमने कहा एक है आपके एल्बुर्ज और दूसरी है हमने कहा जाग्रोस श्रेणी। अगर इस पर कुछ और देखना चाहें, मैंने अभी आपको बताया था कि इसी आपके पठार पर दो मरुस्थल देखने को मिलेंगे और दोनों ही ईरान में स्थित हैं, जिसमें आपने कहा दस्ते लूट मरुस्थल और दूसरा आपने कहा दस्ते काबीर या कावीर मरुस्थल। तो ये दो मरुस्थल भी आप लोग याद रखिएगा। अभी हम जब मरुस्थल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं कि ये मरुस्थल किस देश में स्थित है। दूसरा अगर हम देखना चाहें तो हमने कहा यहीं पर आपके पोटवार पठार भी आपको देखने को मिलेगा और पोटवार पठार स्थित है आपके बच्चों पाकिस्तान रेंज में। आपने कहा पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा तथा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। अब कुछ अन्य पठार जैसे आप कहते हैं लोअस का पठार आपसे पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, आप कहते हैं चाइना। दूसरा हमने कहा सान का पठार आपसे पूछा था तो आप कहते हैं म्यांमार क्षेत्र। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब अगर इसी पर हम कुछ मरुस्थलों को देखना चाहें तो हमने कहा एशिया के जो कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं उसमें हमने कहा दस्ते काबीर, दस्ते लूट और आपने कहा रूप अल खाली, तकला मकान मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल। अब इनको हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। हमने कहा इधर पर अगर हम देखना चाहें ईरान वाले लोकेशन में हमें देखने को मिलेंगे दो मरुस्थल, इसमें आपने कहा पहला दस्ते काबीर और दूसरा आपने कहा दस्ते लूट। और इसी से अगर हम इधर आ जाएंगे अरब प्रायद्वीप की तरफ तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा रूप अल खाली मरुस्थल। अगर हम भारत की ओर आ जाएं तो भारत में हमें देखने को मिलेगा थार मरुस्थल। जो हम भारत जब पढ़ेंगे आपके इंडियन ज्योग्राफी में तो इस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर यहीं सब ऊपर की ओर आ जाएं चीन वाले हिस्से में हमें देखने मिलेगा तकला मकान मरुस्थल। यहाँ पे हमने कहा तकला मकान मरुस्थल और यहीं पर अगर हम जाते हैं तो हमें इसी के थोड़ा सा बगल में देखने मिलेगा गोबी मरुस्थल। तो ये कुछ प्रमुख मरुस्थल आपसे पूछे जाते हैं जो एशिया के अंतर्गत स्थापित हैं। अब बच्चों यही यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे मरुस्थल हैं, बट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसमें इंपॉर्टेंट आपके कुछ फैक्ट यहाँ पे इन्हीं मरुस्थल से पूछे जाते हैं। इन्हें भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए थोड़ा इन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कहा रूप अल मरुस्थल आपके सऊदी अरब में स्थित है और दूसरा अगर हम इसमें फैक्ट देखना चाहें तो ये एक प्रकार का गर्म मरुस्थल है। यानी आप जानते हैं मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, गर्म एक ठंडा, तो हमने कहा कि ये आपके गर्म मरुस्थल है। दूसरा अगर हम देखना चाहें कि जो रूप अल खाली मरुस्थल है ये जाना जाता है विश्व के सबसे बड़े अर्घ मरुस्थल के रूप में। अर्घ मरुस्थल अर्थात रेतीला मरुस्थल, यानी हम कह रहे हैं कि आपका विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल भी कौन सा है बच्चों, रूप अल खाली मरुस्थल है, जो कहाँ पे स्थित है आपके सऊदी अरब में स्थित है। इस चीज़ को भी आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगला हम देखते हैं कि जो रूप अल खाली मरुस्थल है आपकी ये अरब मरुस्थल का ही आपका भाग है। देखिए अभी हमने यहाँ पे देखा हुआ था कि ये कंप्लीट आपको अरब प्रायद्वीप देखने को मिल रहा है, इसी का हिस्सा आपको यहाँ पर आप देखते हैं कि अरब मरुस्थल के रूप में देखने को मिलता है और इसी अरब मरुस्थल में आपको यहीं पर देखने मिलेगा आपके रूप अल खाली मरुस्थल, ये जो आप यहाँ पर थर्ड नंबर पर देख रहे हैं। अब अगर इसके बाद नेक्स्ट की ओर हम बढ़े तो हमने कहा तकला मकान मरुस्थल आपको देखने को मिल रहा है और तकला मकान मरुस्थल आपके एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है जो आपके कुनलुन सान तथा आप कह रहे हैं तियन सान पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। और आप जानते हैं ये जो श्रेणियां हैं ये आपको कहाँ पे देखने मिलेंगे बच्चों, चीन में। ठीक है, तो हमने कहा जो तकला मकान मरुस्थल है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप आंसर करेंगे चीन में। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कौन सा मरुस्थल आपके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखना तकला मकान मरुस्थल आपके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। और साथ ही साथ अगर गोबी मरुस्थल में भी आप जाएंगे तो ये भी आपके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थल है। ठीक है, तो अगर हम इसमें अन्य कुछ फैक्ट देखना चाहें तो हम जानते हैं जो तकला मकान मरुस्थल है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्घ मरुस्थल है, यानी दूसरा सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। अभी हम देखा था पहला आपका रूप अल खाली मरुस्थल, हमने देखा था विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, और दूसरा हम कह रहे हैं चीन में स्थित तकला मकान मरुस्थल। अगर हम इसी सीरीज में आगे को देखें तो हम कहेंगे भाई तकला मकान मरुस्थल में आपके लूप नूर झील भी आपको देखने मिलेगी।
या आप कहेंगे लूप नूर लेक आपको यहाँ पर लोकेटेड देखने को मिलेगी। अब आने वाले लेक्चर में हमने एशिया की कुछ प्रमुख झीलों को डिस्कस करना है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक और मरुस्थल को डिस्कस करते हैं। हमने कहा जो गोबी मरुस्थल है ये आपको चीन और मंगोलिया में देखने को मिलेगा, जो एक प्रकार का आपका ठंडा मरुस्थल है तथा वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, और साथ ही साथ इसे आप पथरीला मरुस्थल के रूप में भी जानते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि यह एक प्रकार का हमादा है। ठीक है, यानी गोबी मरुस्थल हमादा का एक उदाहरण है। हमादा हम कहते हैं एक प्रकार का ऐसा रेगिस्तानी मरुस्थल जहां आपके बड़ी बड़ी चट्टानें आपको देखने मिलती हैं, तो उसी को हम कहते हैं हमादा। और हम कहते हैं गोबी मरुस्थल इसका एक क्या है बच्चों, उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पथरीला मरुस्थल भी से इसीलिए कहा जा रहा है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के आने वाले लेक्चर में हम आपके एशिया की कुछ प्रमुख झीलों को डिस्कस करेंगे और इनसे आने वाले कुछ फैक्टों को यहाँ पर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।